हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो आज जो है हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ वाले चैप्टर से एड्स को पढ़ेंगे। एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे एड्स की फुल फॉर्म। पहला क्वेश्चन यही आता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि ऐसी डिजीज जो हमने अपनी लाइफ टाइम में, अपनी जो जन्म लेने के बाद जो है इसको एक्वायर किया। ठीक है, तो एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, वीक हो जाता है। देखो क्या होता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो बाहर से जितने भी पैथोजेंस होते हैं, जैसे ही अटैक करते हैं हमारा शरीर जो है उनको लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। लेकिन ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाता है, वो लो हो जाता है, वीक हो जाता है। ऐसे में एक एड्स भी आता है। और सिंड्रोम की बात करें तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारी बीमारियां जब एक साथ आ जाती है और उन सारे बीमारियों के कैरेक्टर्स, उन सारे बीमारियों के जो लक्षण हैं वो सारे एक साथ दिखने लग जाते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया है इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है यहाँ पे इसी से मैं आपको एक अलग बताना चाहता हूँ। इम्यूनोडेफिशिएंसी दो तरह की डिजीजेस होती हैं। एक तो फैली जो कि प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है, और दूसरी होती है सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो प्राइमरी ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जो माँ के पेट से जो बच्चा इम्यूनिटी से डेफिशिएंट होकर आता है, जैसे SCID हम बायोटेक्नोलॉजी में जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब ये इस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये इस डिजीज़ के बारे में। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें जो है इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है, माँ के पेट से ही वीक होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस। और सेकेंडरी वह होती हैं जो जन्म होने के बाद किसी वजह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, उनको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, जिसमें एड्स जो है इसका एग्जांपल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें कि भाई इसका एजेंट कौन होता है, किसकी वजह से ये होता है, तो वायरस होते हैं। और वायरस कौन से? HIV वायरस। HIV वायरस फुल फॉर्म याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और ये जो है ये ऐसे वायरस हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। और एक RNA का नेचर होता है इसका कि ये DNA में बदल जाता है, उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर जाता है। और ऐसे क्या कहते हैं वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा RNA से DNA बना दे, उनको रेट्रोवायरस कहा जाता है। चलो, NCERT में ये 3 लाइनें लिख रखी है, आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो होती है कंजेनाइटल नहीं होती है, कहने का मतलब कि जन्मजात नहीं होती है, ये हमारी लाइफ में बाद में जो है किसी वजह से ये बीमारियां होती हैं, जैसे कि एड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले 1981 में इसको देखा गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका के अंदर होमोसेक्सुअल ग्रुप था। ठीक है, मेल होमोसेक्सुअल ग्रुप के अंदर सबसे पहले 1981 में अमेरिका में सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है 1986 में चेन्नई में जो है ये सबसे पहले देखी गई थी। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अच्छा, इसके बाद ये भी एक पॉइंट है कि भाई उसके बाद जब ये डिटेक्ट हुई तब से लगा के अगले 25 साल तक NCERT, क्योंकि अब काफ़ी टाइम पहले लिखी गई थी तो वहाँ पे अभी भी 25 साल ही लिखा गया है, बट आज की अगर बात करें तो 45 ईयर हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें लिखा हुआ है कि 25 साल तक जो है 25 मिलियन पर्सन से भी ज़्यादा इस डिजीज से डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये आपको NCERT के डाटा है, NCERT की लाइन है, याद रखना। स्टेटमेंट में एज इट इज लाइनें आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब एड्स फैलने के कौन कौन से मोड हो सकते हैं? तो सबसे पहले एक, अगर कोई ऐसी मदर जो HIV पॉजिटिव है तो उनमें उसके संतान में जाने की संभावना बढ़ जाती है बाय प्लेसेंटा। जब वो बेबी पेट में होता है तब से ही वो HIV जो है वायरस चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में। ठीक है, और किसमें? एक ऐसे लोग जो कि क्या कहते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफर करते हैं, तब जो है HIV एक जगह से एक रोगी से दूसरे रोगी जा सकता है। अच्छा, इन्फेक्टेड सिरिंज या नीडल यूज करने से भी फैल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 80% इसी से होता है।
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी जो है HIV फैलता है। और सबसे ज़्यादा 80% इसी के केस देखे गए हैं कि ऐसे लोग जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, अनरिलायबल पार्टनर्स रखते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, उनमें जो है ये एड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और एक लाइन और यहाँ पे लिख रखी है कि हमेशा HIV जो फैलता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड के द्वारा ही फैलता है, लेकिन बॉडी फ्लूइड में याद रखना सलाइवा जो है वो उसके द्वारा कभी नहीं फैलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं किन लोगों में हाई रिस्क होती है। अभी हमने बात करी कि ऐसे लोग जो सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत ज़्यादा रखते हैं उनमें ये रोग फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अब उनमें जो है जो ड्रग्स क्या कहते हैं, ड्रग्स आपने अगर मूवीज़ में देखा होगा तो सुई से जो है ड्रग्स लेते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि एक जने ने सुई लगा दी, फिर दूसरे ने लगाई, ऐसे करके पूरे ग्रुप में एक ही सिरिंज चलती। अब उसमें से किसी एक को HIV हो तो वो सब में फैल जाता है। तो ऐसे ड्रग एडिक्ट वाले लोग जो हैं उनको फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनको बार बार ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनमें बार बार ब्लड जो है चेंज करना। ऐसे बच्चे जो HIV इन्फेक्टेड मदर से पैदा होते हैं उनमें भी ये डिजीज फैल सकती है। ठीक है, अच्छा अब किन किन वजह से HIV नहीं फैलता है, कुछ मिथ होते हैं, अगर याद रखना या स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन है, NCERT में नहीं है। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ऐसे कौन सी वजह मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से HIV नहीं फैलता, ये मिथ होते हैं। जैसे कि कोई कहता है मच्छर के काटने से HIV फैल जाता है, नहीं फैलता। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं फैलता, कोई भी इंसेक्ट हो उसके बाइट से जो है HIV नहीं फैलता है। कोई भयंकर क्राउड, ऐसे कोई क्राउडेड जगह है और जैसे कोरोना की तरह ऐसे नहीं है कि भाई बहुत सारी भीड़ भाड़ जगह पे जो है मत जाओ HIV फैल, नहीं, ऐसा नहीं है। क्राउडेड जगह से भी नहीं फैलता है, हैंडशेक करने से भी नहीं फैलेगा, किसी का टॉवल शेयर करने से भी ये नहीं फैलता है, कफिंग और सीजिंग खांचने और सीखने से नहीं फैलता है, और किसिंग से भी नहीं फैलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एड्स, अगर किसी में एड्स देखा गया है, मतलब मिल गया है, पॉजिटिव हुआ है, उस बंदे को ऐसे नहीं कि उसको हीन भाव से देखा जाए, वो भी हमारे में से कोई एक ही है, उसको जो है अलग नहीं रखा जाना चाहिए, सेपरेट नहीं रखा जाना चाहिए। ये भी NCERT में एक लाइन दे रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है HIV की स्ट्रक्चर। HIV की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो है ये एक HIV वायरस है, और HIV वायरस को सबसे पहले ध्यान से देखें तो हमने पहले ही बोला कि इसमें RNA होता है। ये क्या है? RNA के मॉलिक्यूल। अब याद रखना है ये RNA के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, ये RNA के मॉलिक्यूल संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक HIV में कितने, अभी बात करेंगे हम, लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। एक वायरस में 2 मॉलिक्यूल किसके होते हैं? RNA के। और इसी RNA के साथ जुड़ा होता है ये देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? ये RNA को DNA में बदल देता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है बच्चों, DNA पॉलीमरेज एंजाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा, इसके अलावा इनमें 2 और होते हैं, प्रोटीएज और इंटीग्रेज एंजाइम भी पाया जाता है। अभी इनका काम भी जो है अभी हम बात करेंगे इनका किस तरीके से रोल अदा होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया अंदर के मटेरियल के बारे में। अब इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो है प्रोटीन कैप्सिड होता है, ये आपको अगर दिख रहा है, ये प्रोटीन कैप्सिड होता है, एक तो ये और एक इसके बाहर। तो 2 प्रोटीन का कैप्सिड पाया जाता है, आउटर और इनर। आउटर जो होता है प्रोटीन कौन सा? P17 से बना होता है, और इनर जो है P24। ये देखो स्ट्रक्चर याद रख लेना, एक्स्ट्रा है, NCERT में ऐसा एज इट इज नहीं दे रखा है, बट क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं तो हमें जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। P24, P17, P24 जो है अंदर वाली लेयर है, P17 जो है बाहर वाली, किसकी? प्रोटीन कैप्सिड की लेयर होती है। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों से बाहर जो है लिपिड की बाई मेम्ब्रेन होती हैं। अब ये याद रखना है क्योंकि ये लिपिड बाई मेम्ब्रेन जो है होस्ट सेल से बनती है। कभी भी वायरस के अंदर लिपिड की बाई मेम्ब्रेन लेयर नहीं पाई जाती, लेकिन जिस होस्ट में ये मल्टीप्लाई करता है उस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर एनवलप बना देता है, और वहीं से ये लिपिड बाई लेयर आती हैं। तो इसलिए लिपिड बाई लेयर कहाँ से बनती है? होस्ट से इसके ऊपर बन जाती है। कैसी है? बाई लेयर, एक ये और एक ये, इस तरीके से चारों तरफ बाई लेयर बनती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट होती है, इस बाई लेयर के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक। ये आप देख रहे हो, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक
लगे हुए होते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन दो तरह की होती है, GP120 और GP41। जो ये अंदर धसी हुई है, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है, इसको बोलते हैं GP41। और जो ये बाहर इस तरीके से ये दिख रही है, एक इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये जो है डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये डॉक का मतलब होता है किसी के साथ बाइंड होना। तो ये हो गई GP120 और ये एक रिसेप्टर है, ठीक है। ये हमारी सेल के अंदर जो है रिसेप्टर पाया जाता है। मैक्रोफेज और जो टी हेल्पर सेल है उनके ऊपर रिसेप्टर होता है CD4 जिसे बोलते हैं, उसके साथ ये बाइंड हो जाता है। इस तरीके डॉक करने को, डॉकिंग का मतलब भी यही होता है कि इस तरीके से जुड़ जाना, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये रेप्लिकेट कैसे होता है। तो NCERT का ये डायग्राम, इस डायग्राम को तो हम समझेंगे, इसके साथ एक और जो है इसको इजी तरीके से समझते हैं। देखो ये कोई HIV वायरस है। अब सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होगी? इंटरेक्शन, दोनों वायरस और हमारी जो होस्ट सेल है कौन सी? मैक्रोफेज के साथ ये जुड़ जाता है। और जुड़ने के लिए पहली स्टेज क्या? डॉकिंग होती है। और वो डॉकिंग जो है वो कौन सा रिसेप्टर होता है? CD4 रिसेप्टर। और ये किसके साथ? GP120 के साथ एक दूसरे की रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। जैसे ही जुड़ गया, अब ये जो RNA है, ये RNA यहां से आ जाएगा मैक्रोफेज के अंदर, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस ऑफ RNA, ठीक है। और उसके साथ ही इसके जो एंजाइम होते हैं वो भी इसी के साथ आ जाते हैं। अब जैसे ही अंदर आया, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है डबल स्टैंडर्ड DNA में बदल जाता है। और ये जो प्रोसेस कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ DNA से जो है फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम द RNA, ठीक है। तो ये जो है तीसरी प्रोसेस होती है। फिर ये DNA जो बन गया है, अच्छा यहाँ पे जो है वो एंजाइम कौन सा आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो DNA है ये जुड़ जाएगा किसका? हमारी जो सेल होती हैं ये मैक्रोफेज के अंदर, उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जीनोम होता है, DNA होता है, उस DNA के साथ ये जो है आके जुड़ जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। और यहीं पे जो है इंटीग्रेज एंजाइम काम आता है, ठीक है। अब जो है ये वायरल DNA जो है हमारे DNA के साथ, होस्ट DNA के साथ बाइंड हो गया। अब DNA का तो नेचर है कि ये DNA है mRNA बनाएगा, mRNA से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। आपको अगर याद है तो DNA से mRNA बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जैसे ही अब ये mRNA बना देगा, mRNA जो सेल अपना mRNA बनाएगा, साथ साथ वायरस वाले इस DNA का भी mRNA बन जाएगा। तो वायरल mRNA बन गया, और वायरल mRNA से क्या बना? वायरल प्रोटीन बन गई। और ये प्रोटीन फिर से नए बहुत सारे वायरस का निर्माण कर देती है। और ये वायरस जब सेल से बाहर आ जाते हैं और अगली सेल्स को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मैक्रोफेज को जो है क्या बोलते हैं? HIV फैक्ट्री, ठीक है बच्चों, याद रखना मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये जो है मैक्रोफेज को तो इन्फेक्ट करते ही करते हैं, साथ में जो है टी हेल्पर सेल को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो टी हेल्पर सेल को कैसे करेंगे हम यहाँ इस वाले में देखते हैं कि देखो, जब कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो यहाँ पे मैक्रोफेज में अटैक किया, उसके बाद हमने बात कर ली कि भाई किस तरीके से HIV फैक्ट्री की तरह काम करता है। बट जैसे ही टी हेल्पर या टी लिम्फोसाइट जो है वहाँ पे जैसे अटैक करेगा, वहाँ पे ये जैसे ही मल्टीप्लाई कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है कि टी हेल्पर सेल को ये मारने लग जाता है। ये वायरस टी हेल्पर सेल को मारने लग जाता है, जबकि मैक्रोफेज में ऐसा नहीं होता, मैक्रोफेज को नहीं मारता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे ही ये टी हेल्पर सेल मरने लग जाती है, उसकी संख्या कम हो जाती है, उसके नंबर कम हो जाते हैं। और जैसे ही टी हेल्पर सेल, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है टी हेल्पर सेल, अब ये नहीं होने की वजह से हमारे शुरुआत में कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, फीवर आना, डायरिया, वेट लॉस, ये NCERT में एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस तरीके के कुछ जो है सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। इन सिम्टम्स को बोलते हैं ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो है ये एड्स के शुरुआती स्टेज में दिखने वाले रोग होते हैं, ठीक है। अब आप याद रखना, नॉर्मल सेल के अंदर टी हेल्पर सेल की संख्या कितनी होती है? 1200 पर mm³, और वो जो घट के कितनी हो जाती है? 200 से भी कम हो जाती है। और इन कम होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो अब बहुत सारे वायरस, फंगल इन्फेक्शन और दूसरे बैक्टीरिया वगैरह, इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें बीमार करने के लिए। तो इसलिए NCERT में वर्ड लिखा हुआ है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि इन बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया, टॉक्सोप्लाज्मा, फंगल इन्फेक्शन, इन सबको जो है
इन्फेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो जो है इससे हमारा इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अंदर ये वाली हमारे मतलब कहने का मतलब जो एड्स के रोगी हैं उनमें जो है इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक ही लाइन लिखी हुई है एलिजा, इसका फुल फॉर्म है एलाइजा बोलो एलिजा बोलो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ठीक है, इसकी वजह इससे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं इसको, इससे हमें पता लगाया जा सकता है कि भाई एड्स है या नहीं है। अब जैसे ही इसका पता लग गया कि भाई HIV पॉजिटिव मिल गया, इस टेस्ट से एलाइजा टेस्ट से पता लग गया HIV पॉजिटिव, अब इसका कन्फर्मेशनल टेस्ट करना है, कंफर्म करना है तो वेस्टर्न ब्लोटिंग की जाती है। अभी जो हम जो बायोटेक में बात करेंगे वेस्टर्न ब्लोट, सदर ब्लोट, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लोट, ये सारे जो है टेक्निक बायोटेक में हम डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न ब्लोटिंग से इसको जो है कन्फर्मेशनरी टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि कंफर्म करते हैं कि यस है या नहीं है, फाइनल बता दो, तो फाइनल इसी से बनता है। इसके अलावा PCR भी एक टेक्निक है जिससे HIV वायरस का पता लगाया जा सकता है। अगर वो बहुत ही कम मात्रा में अगर RNA है उसको जो है PCR का मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये जो है DNA या RNA की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, और ये जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाएगा उससे जो है हम डिटेक्ट कर देंगे। उसके बाद नॉर्मल वैसी यही प्रोसेस होती है। अच्छा, इसके अलावा एलाइजा जो है एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी बायोटेक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब कोई वायरस अटैक करने से लगा कि उसके जो सिम्टम्स दिखने के बीच में कुछ महीनों से लगा कि कुछ सालों तक का समय लग सकता है, और वो हो सकता है 5 साल से 10 साल तक का भी समय लग सकता है। NCERT में ये चीज़ लिख रखी है, ये वाली लाइन आप ध्यान रख लेना, स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बात करें ट्रीटमेंट कैसे करें इस एड्स का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वैसे तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई इसका क्योर नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं जिससे पार्शियली जो है इफेक्टिव होता है, पार्शियली कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब कि कोई ऐसे रोका नहीं जा सकता इस बीमारी को या इस वायरस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बस ये है कि उस बीमार व्यक्ति की लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं कि दे ओनली कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। वो मरने को नहीं टाल सकता। अगर जिसको एड्स हैं उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, मृत्यु क्या है, निश्चित है, तो आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल भी हैं। अगर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का एग्जाम्पल की बात करें तो जो है सबसे पहले AZT जिसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, जिसको अब जो है दूसरा इसी का नाम है जिडोवुडीन। ठीक है, ये नाम याद रख लेना। इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये क्या करते हैं, HIV के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। चलो सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोड नहीं लेना एग्जाम्पल के, क्योंकि NCERT में नहीं देख रहा, हम क्यों ना आज तक कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम फालतू के लोड नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, देखो इसका प्रिवेंशन ही बेस्ट तरीका है, क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओनली प्रिवेंशन कैन बी डन, नो क्योर, मतलब कोई क्योर नहीं कर सकते, इस बीमारी को रोक नहीं सकते। इस बीमारी को अगर हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती है, उसको पहले से आने से रोक, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो हमारी ही मतलब जो ह्यूमंस की गलतियों से ही ये फैलती है। ठीक है, तो हम वो गलतियां ही ना करें, वैसी गलतियां ना करें तो ये जो है डिजीज नहीं फैलेगी। जो एड्स के फैलने के कारण है वही जो है इसके प्रिवेंशन के भी हो सकते हैं। जैसे कि जो आदमी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखता है वो जो है अवॉइड करें, ऐसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें। ठीक है, प्रोटेक्शन का यूज़ करें। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो वो डाउट जो है तुरंत फटाफट चेकअप करवा लें। इसके अलावा सिरिंज वगैरह ये रीयूज ना करें। ये सारी चीज़ें जो हैं इसका प्रिवेंशन के लिए हो सकती है। ठीक है, NCERT में दो आपको एनजीओ और नाको के बारे में लिखा। नाको से जो है प्रीवियस ईयर में जो है एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, मिलान वाला क्वेश्चन आया था। इधर नाको लिखा हुआ था और इस साइड जो है एड्स लिखा हुआ था। इस तरीके से आप कैंसर वाले टॉपिक में हम जो है इसका एक PYQ भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इन्होंने जो है एजुकेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी लोगों को एजुकेट करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाता है, अलग अलग तरह की स्कीम लाता है। ठीक है, और ये सारी जो है NCERT की लाइनें हैं, आप स्टेटमेंट से याद कर लेना कि भाई ऐसे ब्लड बैंक बनाया जाए जो HIV से सेफ हो। ठीक है, सिरिंज और नीडल्स का यूज ना
करें, ठीक है, प्रोटेक्शन कॉन्डम्स का यूज़ करें। अच्छा, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं वो ना यूज़ इस तरीके का अवॉइड करें। जो वेश्या वगैरह कम्युनिटी है उनमें कहते हैं तुरंत ही हेल्थ चेकअप कराने के लिए प्रमोट करते हैं, उन लोगों को एजुकेट करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूजेज की ऑब्वियस बात है, ड्रग अब्यूजेज रुकेगा तो जो सिरिंज का यूजेज भी ज़्यादा कम से कम होगा और उससे जो है इस तरीके की फैलने की संभावना भी कम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलो इस तरीके से यहाँ पे जो है एड्स के बारे में एनसीईआरटी हम कवर करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बाहर से भी था वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रख लेना। चलो अब बात करें, नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि इन विच ब्लड कॉर्पल्सल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, ठीक है। इनमें से बता रहे हैं कि भाई इनमें से HIV वायरस कौन सी ब्लड सेल के अंदर जाता है? क्या बी लिम्फोसाइट में जाता है, बेसोफिल में जाता है, इयोसिनोफिल में जाता है या टी हेल्पर सेल में जाता है? अभी हमने पढ़ा कौन सी सेल है, टी हेल्पर सेल। आंसर हो जाएगा 4th या फिर डी, ठीक है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था, लास्ट 23 में ही आया था, तो पिछले 2 सालों से इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में हर बार 3-4 क्वेश्चन तो फाइनल है, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी बन जाए, बट 3-4 तो फिक्स है, मान के चलो आते ही आता है। तो हम इस बार जो है 2026 में मान के चलो 1 क्वेश्चन तो इसका आएगा ही आएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन आया था, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? भाई यही कह रहा है कि अर्ली डिटेक्शन के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक है? तो हाइब्रिडाइजेशन, वेस्टर्न ब्लोटिंग, सदर ब्लोटिंग, सब बायोटेक में पढ़ेंगे। इन किसी में जो है अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो सकता। एलाइजा एक टेक्निक है जिसमें अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं किसी बीमारी के लिए, ठीक है। तो ये जो है नीट 2021 में आया था। 2016 में आया था, फेज 2 में जो एग्जाम हुआ था वहां आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV के बारे में इनमें से कौन सा सही है, ट्रू जो स्टेटमेंट है वो देखना। HIV इज अनएनवेलप्ड, क्या उसके ऊपर एनवेलप नहीं होता है? ये तो गलत हो गया। HIV इज एनवेलप वायरस कंटेनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या उसमें एक RNA का मॉलिक्यूल होता है? अभी हमने पढ़ा उसमें कितने होते हैं, 2 RNA के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर इम्यून, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है HIV के अंदर 2 RNA के मॉलिक्यूल होते हैं और 2 ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के भी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2015 में क्वेश्चन आया था, HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, ये फिर से रिपीट है, वही घुमा फिरा के वैसे ही है कि HIV किसको अटैक करता है? तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल या, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स जो है यहाँ पे अटैक करता है। 3rd इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2014-2011 में भी सेम क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज HIV इन्फेक्ट डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, ठीक है। तो कौन से टाइम जो है एड्स के सिम्टम्स शो होते हैं? अभी हमने देखा एड्स के सिम्टम जो इनिशियल स्टेज में जब टी हेल्पर सेल जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है तब, तो क्या 15 दिन के बाद? नहीं, 15 दिन के बाद नहीं। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस स्टार्ट होस्ट सेल इंटर, क्या होस्ट सेल के अंदर इंटर होने से हो जाता? नहीं। व्हेन HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो ये टी हेल्पर सेल की जब सेल को बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में डैमेज करने लग जाते हैं तब जो है इन्फेक्शन दिखता है। व्हेन द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं, 2010 में क्वेश्चन बहुत पुराना है, AIPMT के टाइम का, बट ठीक है, NCERT से रिलेटेड ही है तो हम जो इसको भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्डिंग एड्स के बारे में कौन सा सत्य है? द कॉजेटिव एजेंट रेट्रोवायरस इंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर, एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड 100%, क्या एड्स के 100% क्या उसको हमें क्योर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड, क्या एक साथ खाना खाने से ये फैलता है क्या? ये भी गलत बात है। ड्रग एडिक्ट आर लीस्ट ससेप्टिबल, क्या ड्रग जो लेते हैं वो सबसे कम ससेप्टिबल होते हैं? ये बात है, जो ड्रग एडिक्ट लगते हैं सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं HIV फैलने के। तो फर्स्ट कौन सा हो गया कि HIV रेट्रोवायरस जो है इंटर टी लिम्फोसाइट एंड उसकी वजह से जो है उनकी संख्या कम हो जाती है, हेल्पर सेल की संख्या कम हो जाती है। ये जो है कुछ आपके PYQ थे। आई होप आपको एड्स के बारे में सारा कुछ मिल गया। अब जो है आप NCERT पढ़ना और कुछ आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके छोटी सी जो
क्वेरी जो है हमें जो है खुशी देती हैं। और आप बताइए कि ये आपको टॉपिक किस तरीके से लगा, हमारा ये एफर्ट कैसा लगा, क्योंकि आपका छोटी सी जो बात है कि अच्छा लगा, गुड या कुछ भी तरह के आपका कमेंट जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है। और हम जो है इस तरीके के और जो है कोशिश करते हैं कि और अच्छे से अच्छे किस तरीके से आपको जो है कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है डिलीवर करें। धन्यवाद। जय हिंद।